नमस्कार साथियों। हमने जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट था वो इसका कंप्लीट कर लिया, फोटोसिंथेसिस का। अब हम देखने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन। तो एनसीईआरटी बोलती है कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ये अंधेरे में होती है। डार्क रिएक्शन का सीधा सा मतलब है कि जो आपने लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन किया वो यहाँ पर काम आ जाएगा। तो ये बात अपने को पता है। अब इसमें दूसरी बात ये और दे रखा है कि इसमें कैल्विन वगैरह जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पता लगा लिया कि प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद क्या होगा। तो उन्होंने जब पता लगाया तो उनको पता चला कि 3 कार्बन का पहला उत्पाद बनने वाला है। 3 कार्बन का पहला उत्पाद कौन सा बनेगा? पीजीए बनेगा। उन्होंने बोला कि ये उत्पाद पता लगाने के बाद में हम यही सोचने लग गए कि CO2 किसके साथ जाकर मिलेगी? 2 कार्बन वाले परमाणु के पास जाकर मिलेगी, क्योंकि भाई तभी तो 3 कार्बन वाला पीजीए बनेगा। लेकिन ये ये वहां पर क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। फिर वो एनसीईआरटी बोलती है कि ये ऐसा तो आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। तो सही बात है, हमने भी नहीं सोचा। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला प्राथमिक इसका ग्राही कौन होगा और प्राथमिक उत्पाद क्या होगा, ये हम इस केल्विन साइकिल के अंदर देखने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम 2 प्रकार के साइकिल पढ़ते हैं, C3 साइकिल और C4 साइकिल डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन में हमको क्या है, सीधी सी बात है, इसको जैव संश्लेषण अभिक्रिया, बायोसिंथेसिस अभिक्रिया, एंजाइमेटिक अभिक्रिया ये बोलते हैं। क्योंकि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, हम शर्करा बनाने जा रहे हैं, ग्लूकोज बनाने जा रहे हैं, स्टार्च बनाने जा रहे हैं। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल की खोज किसने करी? कैल्विन और बेंसन ने करी। और इन्होंने कौन सी तकनीक का काम में लिया? इन्होंने कार्बन 14 सक्रिय विकिरण तकनीक का काम में लिया, यानी C14 रेडिएशन का काम में लिया। और इन्होंने अपने प्रयोगों में किसको काम में लिया? इन्होंने जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, क्लोरेला और सैंडेस्मस, क्लोरेला और सैंडेस्मस, उसको काम में लिया। अब CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन था? प्राथमिक ग्राही था RuBP। RuBP का पूरा नाम होता है राइबुलोज 15 बिसफॉस्फेट। और जो प्राथमिक उत्पाद बना वो बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि ये साइकिल कैसे काम करने वाला है। अब ये अपना प्यारा सा C3 साइकिल। अपने को पता है कि पहला इसका ग्राही कौन है, वो है RuBP, राइबुलोज 15 बिसफॉस्फेट। और इसका प्राथमिक उत्पाद क्या बनेगा वो भी अपने को पता है कि 3PGA बनेगा। अब 5 कार्बन वाला RuBP CO2 और H2O से क्रिया करेगा तो 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन क्या बनेगा? 3 कार्बन वाला बनेगा तो 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनेंगे। उसको बोल देंगे 3PGA, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये अपने को पता चल गया, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब एसिड से क्या बना रहे हैं हम? फॉस्फेट बना रहे हैं। फॉस्फेट का वो ट्रायोज फॉस्फेट बना रहे हैं, मतलब कि शुगर बना रहे हैं। शुगर का मतलब है, सीधी सी बात है कि वो केमिकली क्या होते हैं, वो OH ग्रुप उनमें होता है, एल्डिहाइड होते हैं। तो भाई एसिड से हम एल्कोहल बनाए या फिर एल्डिहाइड बनाए तो क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। तो रिडक्शन वाली जो प्रोसेस होगी उसमें 2 ATP काम में आ जाएंगे और 2 NADPH काम में आ जाएंगे, यानी कि 2 ATP और 2 NADPH यहाँ तक काम में आ गए। फिर ट्रायोज फॉस्फेट क्या करेगी? यहाँ पर इससे ट्रायोज फॉस्फेट से शुगर बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यार ये यहाँ से डायरेक्ट कैसे हो रहा है, तो ये क्या ग्लाइकोलाइसिस में अपने को अच्छे से समझ में आएगा। ग्लाइकोलाइसिस में हम इससे उल्टा पढ़ते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट से हम क्या बनाते हैं? 3PGA बनाते हैं। यहाँ पर हम उल्टा बना रहे हैं, वहां पर ऑक्सीडेशन कर रहे थे, यहाँ पर रिडक्शन होता है। अभी अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होगा, RuBP और CO2 मिलेगी तो वो प्रक्रिया होगी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन से क्या बनने वाला है? 3PGA बनने वाला है, यानी ये एसिड बनने वाला है। इस एसिड से ट्रायोज फॉस्फेट बनेगी जो आगे जाकर शुगर बना लेगी। इस प्रक्रिया में क्या काम में आएंगे? 2 ATP काम में आ जाएंगे और 2 NADPH काम में आ जाएंगे। अब इस ट्रायोज फॉस्फेट से हम क्या करेंगे? शुगर बना लेंगे। अब अपने को ये प्रक्रिया लगातार जारी रखनी है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वापस RuBP बनाना पड़ेगा, क्योंकि RuBP तो इतना ज्यादा होता नहीं है ना, इतने ज्यादा नंबर में होता नहीं है। ठीक है, तो RuBP बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका पुनरुद्भवन करेंगे, रीजनरेशन करेंगे, तो यहाँ पर 1 ATP खर्च हो जाएगी, तो RuBP बन जाएगा। फिर कोई नया CO2 मॉलिक्यूल आएगा, उससे RuBP जुड़ेगा, फिर ये ग्लूकोज शर्करा बना देगा। अब यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड काम में आएगी। अगर हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेंगे तभी तो ये ग्लूकोज बनेगा। सीधी सी बात है भाई, छह काम में लेंगे तभी तो ये ग्लूकोज बनने वाला है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए ये चक्कर 6 बार जाना चाहिए। तो 6 बार जब हम चलाएंगे तो 6 दूनी 12 ATP तो ये हो गई।
12 एटीपी तो यहाँ पर काम में आ जाएंगे 6 चक्कर के लिए, और 12 NADPH यहाँ पर काम में आ जाएंगे, और 6 एटीपी यहाँ पर काम आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये लास्ट में पूछता है कि इसमें कितनी CO2 चाहिए, कितनी एटीपी चाहिए, है ना, एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमको 6 तो CO2 चाहिए, और 12 क्या चाहिए, NADPH चाहिए, और 18 क्या चाहिए, एटीपी चाहिए C3 साइकिल के अंदर। तो अपना C3 साइकिल वाला हो गया चैप्टर पूरा। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं C4 साइकिल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।